आपातकाल की 45वीं बरसी, भाजपा मना रही है काला दिवस। भाजपा ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पर वार। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, वीरों का त्याग नहीं भूलेगा देश। 45 साल पहले देश में लगे आपातकाल पर बयानबाजी तेज है। सत्ता के केंद्र में बैठी बीजेपी के निशाने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। भाजपा ने इस दौरान ट्विटर हैंडल और अपने बयानों से जमकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले वीरों को याद किया और कहा कि ऐसे वीरों का त्याग देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी भी लोकतंत्र नहीं है, तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे क्रूर दिन के तौर पर याद किया। कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर। चीन सीमा विवाद को लेकर पीएम पर किया हमला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे पर भी घेरा। महंगाई को लेकर सरकार पर किया हमला। कांग्रेस करने जा रही है देशव्यापी आंदोलन। उधर कांग्रेस भले ही आपातकाल के भाजपा वार पर पलटवार नहीं कर रही हो, लेकिन चीन सीमा विवाद, कोरोना संक्रमण, देश की आर्थिक स्थिति सहित महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने तो अपने बयान में यहां तक कह दिया कि उनको पीएम नरेंद्र मोदी का डर नहीं है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीके से बयानी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता कोरोना के साथ अब महंगाई के पाट में भी पिसती नजर आ रही है। ऐसे में पार्टियां अपनी सियासत तो चला रही हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उससे लगता है कि जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ऐसे 45 साल पुराने एक ऐसे अध्याय की जिसे काला दिवस के रूप में कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि
कब तक, किस वक्त, ये चर्चा लाजमी होगी। अभी बीजेपी तमाम परिस्थितियों को भुला करके काला अध्याय, काला दिवस के रूप में मना रही है। इससे हम बात कर रहे हैं आपातकाल की, उस काली रात की जो 25 तारीख यानी कि 25 जून 1975 की रात को फैसले के रूप में लिया गया था और देश में 26 जून 1975 को सुबह 8 बजे से लागू किया गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हैं, कांग्रेस नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी आशीष चौधरी जी हैं और मैं दो ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपातकाल का दंश देखा है, सहा है और दोनों ही उस एपिसोड के बारे में मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं इस वक्त बता सकता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं जो खुद भी जेल में गए और विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में है जो भी जेल गए थे। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और लेकिन मुद्दा यह है कि आपातकाल का मुद्दा, आपातकाल की बातें होनी चाहिए। हर चीज की बरसी आती है, लेकिन परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं? महंगाई, कोरोना, सीमा विवाद, तमाम पहलुओं को क्या बिल्कुल हम नरम मुद्दे की तरह लेकर के इस मुद्दे को गर्म कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सैनी साहब, आपने तो उन परिस्थितियों को देखा भी है, सहा भी है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज देश के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा कि सरकारें नाकामयाब हैं, कि सरकारें उसे फेस नहीं कर पा रही। निश्चित रूप से हर चुनी हुई सरकार अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करती है, क्योंकि जनता की अदालत में उसे हर 5 साल में जाना होता है। ये आम जनता का भरोसा है, लेकिन राजनीतिक दलों को कितना भरोसा है ये कहना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि 45 साल पहले के उस दिन को आज हम कितना प्रासंगिक मान के चले। मैं आपसे बात करता हूँ, फिर बात चर्चा की बात कर रहा हूँ। देखिए, इतना लंबा वक्त मुझे मिल गया ये सब चीजें जांचने समझने का, क्योंकि मैंने लॉकडाउन भी देख लिया, मैंने आपातकाल भी भुगता, 19 महीने भी मुझे याद हैं और अब अभी के जो वक्त चल रहा है वो भी मुझे याद है। तो लेकिन मैं एक बुनियादी फर्क ये देख रहा हूं कि इंदिरा जी का आपातकाल ऐसी संवैधानिक क्रांति की दुर्घटना थी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्थापित करने के दौर में भक्तों की रोषपूर्ण सलाह को मान लेने से हुई। उस क्रांति का लक्ष्य गरीबी हटाने यानी जनाधिकारों को स्थापित करने का था, लेकिन चाटुकारों ने संजय गांधी के नेतृत्व में उसे तानाशाही में बदल दिया। उस लक्ष्य में प्रजातांत्रिक समाजवाद की ओर बढ़ने को शामिल करते हुए एकाधिकारियों से बैंकों को मुक्त करवाने का नेशनलाइजेशन का रास्ता था, राजाओं के प्रीव्यू पर्स बंद करने का एक सिलसिला था और उसी को लेकर वो जब आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद में जो कुछ हुआ वो बड़ा अपने आप में परेशान कर देने वाला रहा है और जिसकी चर्चा आज हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दिन भर से कर रहे हैं। और उसको आपातकाल को भयावह बता रहे हैं। निश्चित रूप से भयावह था, इसमें कोई शक नहीं, पर उस पर चलते हुए दुर्घटना की जो एकाधिकारियों और पूंजीपतियों को ध्वस्त करने के साथ पैदा हुआ था, वो जनता पार्टी ने 2 साल में ही सब खो दिया और फिर वापस उन्हीं लोगों को शासन में बिठाने की चेष्टा की जिन लोगों को रिजेक्ट हुआ था। तो ये इसको मैं पहले ये नहीं समझता था। पहले मैं समझता था कि आपातकाल में हमारे जनाधिकार जो नष्ट हुए हैं वो उसके लिए एकमात्र दोषी उस वक्त की सिचुएशन थी, लेकिन सिचुएशन लंबी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 2 सिंडिकेट और इंडिकेट ग्रुप बने हुए थे और सिंडिकेट पे काबिज थे वो लोग जो धनपतियों के, जो एकाधिकारियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको मिसेस गांधी ने परास्त किया था और उसके बाद में नारा दिया था गरीबी हटाओ। और उस नारे के साथ में जो उन्हें बहुमत मिला था वो मुझे 2014 की याद दिलवाता है। भ्रष्टाचार हटाओ, एक स्वच्छ और शुद्ध शासन लेके आओ, उस तरह की बात वैसा ही उस वक्त हुआ। उनको भारी मिला बहुमत, लेकिन जैसे ही स्थितियां बदलने लगी, लोगों को जब अपना चाहा नहीं मिला, तो जिस तरह के आंदोलन खड़े हुए, उन आंदोलनों में हमने भी हिस्सा लिया और जनाधिकारों के लिए बाकायदा लड़ने के लिए आगे रहे। हमारे नेता आरएसएस के या बीजेपी के नहीं थे, यानी जनसंघ के नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और वामपंथी ताकतें और मजदूर किसान, इन सब का एक मिला जुला सिलसिला था। आज ये कहा जा रहा है कि ये सारा युद्ध जैसे कि जनसंघ और आरएसएस ने लड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। जो लड़ रहे थे वो मजदूर थे, किसान थे, स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे।
और उसको संपूर्ण क्रांति के रूप में जयप्रकाश नारायण ने एकत्रित किया था बाद में। लेकिन जैसे ही ये सारा सिलसिला चला और संजय गांधी ने जो अति उत्साह में जिस तरह के काम किए, उसका नतीजा ये हुआ। और चाटुकारों ने कहना स्टार्ट किया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये जो बातें प्रारंभ हुई वो भी याद है हमें ना। और उसके साथ में जो टीवी एक था, मेरा जो सवाल है मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिक्र कभी भी हो सकता है, समय आने पर की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं परिस्थितियों को देखते हुए, जो परिस्थितियां आज देश के सामने हैं, उनको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि चर्चाओं में कितना प्रासंगिक है। ठीक, आप चर्चा करिए, लेकिन क्या इतने गौण हो गए और मुद्दे कि केवल बस एक आपातकाल पे ही देश में चर्चा हो? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि ये शब्दों का जो हेरफेर है, इसको जांचने की क्षमता शायद लोगों में बहुत देर में पैदा होती है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अभी नष्ट हुए हैं, वो उस आपातकाल से भी ज्यादा भयावह है। न्यायालयों में देखिए या एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए या सरकारों में देखिए या सत्ता हासिल करने के जो करिश्मे हैं, कांग्रेस के जमाने में मैंने देखे हैं, खूब देखे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी बरकरार रही, न्यायालय बरकरार रहा, न्यायालय लोगों की रक्षा के लिए आगे आता रहा। लेकिन आज न्यायालयों पे भी शक पैदा होते हैं। न्यायालय आकर के और हमसे कहते हैं कि रक्षा करो न्यायालय की। हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज किस तरीके से बाहर आए, हमने देखा ये सब ना। ये उस वक्त नहीं हुआ था, उस वक्त इस तरह का सिलसिला नहीं था। संविधान एकमात्र ऐसी पुस्तक थी जिसकी रक्षा करने के लिए न्यायालय ने बड़ी मत से काम किया। और मिसेस गांधी को जिस तरीके से जस्टिस सिन्हा ने जो नतीजा दिया हमारे सामने है। न्यायालय कितना मजबूत था, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कितना अडिग था, मीडिया कितना मजबूत था। मीडिया के पास में जो आवाज उस वक्त थी, आज दिखता नहीं है। आज आप सवाल कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। वो सीधा ही काट करके मुझे अभी दूसरी तरफ ले गए होते। आप मुझे परमिट कर रहे हैं कि आप उसको फर्क बताएं कि उस वक्त देखिए, खुलकर के चर्चा होनी चाहिए। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि काफी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आप कोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उन पे कुछ कुठाराघात किया जा रहा है। लेकिन आपातकाल में और परिस्थितियों में बड़ा अंतर होता है कि आपातकाल होता है। आपातकाल में वो तमाम चीजें जो आप लोगों ने सही, देश के लोकतंत्र ने सही, मुझे लगता है कि उससे तुलना करना बेमानी होगी अगर आज हम उन परिस्थितियों के साथ में देखते हैं। तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, आपसे मुखातिब हूंगा। देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया ही जूझ रही तो हम भी चले जूझ, नहीं। अगर कहीं पे भी किसी के पड़ोस में कहीं कोई कुछ होता है तो आदमी मान के चलता है कि मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए। ये एक स्वभाव होता है। हम हमारे देश के लिए हम कैसे कोरोना मुक्त हो सकते हैं। उसके साथ में महंगाई की मार एक अलग दिशा में लेके जा रही है, उससे हम जूझ रहे हैं। सीमाओं पर जो तनाव है उससे हम जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों का जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि एक आदमी सवाल कर रहा है या जनता सवाल कर रही है तो हम आपको जवाब क्यों दें, मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा जो परिस्थितियां जहां खड़ी हो रही है उनको वहीं पे जवाब दीजिए। अगर चाइना हमें आंख दिखा रहा है तो वहीं पे हमें जवाब देना है। नेपाल परिस्थितियां क्यों ऐसी बना रहा है, हमें उसको जवाब देना है। पाकिस्तान आए दिन क्यों सीज फायर का उल्लंघन करना है, उसको हमें जवाब देना है। यह अवसर हो सकता है कि आपातकाल की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और कांग्रेस की कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी लेकिन इसका जवाब देते नहीं बन पाएगा। यह है, स्टैंड करेगा, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। ये इतिहास के पन्नों पर लिखा जा चुका है। लेकिन कब तक इस पे चर्चा करते रहेंगे? मुद्दे और भी हैं, हम उसको इतना नरम लेकर के चल रहे हैं और इस मुद्दे को केवल 45 साल बाद इस वजह से गर्म कर रहे हैं कि और मुद्दों का जवाब सिर्फ इसी से दे सके। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज आपको नहीं लगता है कि सीमा पर हमारी फौज जवाब दे रही है? क्या नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक करके और सबको साथ में जोड़ करके और पाकिस्तान और चाइना को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया? ये सारी परिस्थितियां नरेंद्र मोदी ने पैदा की है। पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, नेपाल को जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल है, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसे खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इतने बेफिक्र भी नहीं हुए हैं कि बिल्कुल चाइना की तरफ से निष्फिक्र हो गए, आज बिल्कुल एक आपातकाल को लेकर बैठ जाएं।
देखिए, कोई बेफिक्र नहीं है, पूरी तौर पर सावधान है और रणनीति के तहत काम हो रहा है। चीन को घुटने टिकाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। ये परिस्थितियां पैदा हो रही है। पीओके को हम वापस, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हम लेने की स्थिति में है और ले लेंगे। कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त किया है, नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हैं, लेकिन उस इतिहास के काले अध्याय को नहीं भुलाया जा सकता। और अभी जो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी शर्मा जी जो बोल रहे थे कि वो उस समय लोकतंत्र था, कहां लोकतंत्र था? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। शर्मा जी को आगे। और देखिए, देश पर संकट नहीं था उस समय, इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट था। शर्मा जी कहां से आ गए? मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको, इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट था। राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी का जो मुकदमा था, उसमें इंदिरा गांधी चुनाव भ्रष्ट तरीके से जीती थी, ये कोर्ट ने साबित किया राजनारायण को और डिक्लेयर किया। और यही नहीं, इंदिरा गांधी को 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने के लिए पाबंद किया, अवैध चुनाव घोषित हुआ। इंदिरा गांधी पर खतरा था, इंदिरा गांधी पर नहीं, खुद पर खतरा था, प्रधानमंत्री पद पर खतरा था और उस पर उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, लोकतंत्र का गला तोड़ दिया और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये हम भूल कैसे सकते हैं? ये बातें सबको ध्यान में है और ये देखिए, याद दिला रहे हैं कि ऐसी गलती भविष्य में कोई नहीं करे। आज ये मनाने का मतलब ये है कि ये सावधान करे, नेताओं को सावधान करे। राजनेता किसी भी रूप में स्वयं पर संकट आए तो लोकतंत्र का गला नहीं घोटे, ये याद दिलाने के लिए काला दिवस याद किया जा रहा है। ये आप क्यों कैसे भुलाया जा सकता है? मुझे समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से समझाता हूं। उस समय मैं आपको एक बात बताऊं कि संसद में पास नहीं किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं किए, पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करें, उसके बाद और उन्होंने वो सब तो पता है जी राठौड़ साहब, वो तो ज्ञान है। ये सब कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आप इन बातों को भूलिए मत। शर्मा जी, आप जेल में गए तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब इस प्रकार का षड्यंत्र उस समय किया गया था, हमने केवल याद दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती कोई नहीं करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अरे आज चीन को और मजबूर किया है, चीन पीछे हटने के लिए मजबूर। अरे 2008 बहुत पुराना नहीं है शर्मा जी, आप याद कीजिए। 2008 आप में जो फरमा रहे हैं वैसे ही नेहरू जी ने फरमाया था, तो जूते पड़े हमारे। इसलिए इस तरह की जुमलों से नहीं लड़ी जाती लड़ाई, जुमलों से सेना के पास में रक्षा से लड़ी जाती है, डिफेंस। कहा क्या बोल रहे हैं? क्या वही उसी तरीके का प्रचार की भाषा? कुछ लॉजिकल बताइए, लॉजिकल बताइए, आपको मिल रहा है ना बोलने का, बताइए। ये नहीं, मैंने आप पूरा सुना। जो गलती नेहरू जी ने की थी उसको हमने भुगता, लेकिन जो गलती आप कर रहे हैं उसका तो बड़ा खतरनाक वो सिलसिला होगा, आपको पता नहीं है। आप अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं, उन्होंने आप बोलने तो दीजिए ना, आप सुनिए तो। मैं ये बता रहा हूँ, आज देखिए चीन जितने भी दुश्मन है उन सब दुश्मनों को एक किया है। आपको मालूम है ताइवान चीन का दुश्मन है, वियतनाम है, दक्षिण चीन सागर है, हांगकांग है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सबको और एक मुखी किया है। ऑस्ट्रेलिया से अभी समझौता किया नरेंद्र भाई मोदी ने कि हम यदि चीन पर हमला करना पड़ा। भाजपा ने क्या किया है? नरेंद्र भाई मोदी क्या करेगा यार? आपकी पार्टी है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की कोई रीति नीति है या नहीं? क्या नरेंद्र भाई मोदी की रीति नीति? आप क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आता। हम तो बीजेपी जानते हैं, बीजेपी का एक आदमी है जो इलेक्ट होकर के हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है। आप नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह क्या है? 2 लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ठीक नहीं होगा। जनता सुन रही है आपको भी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, ये सिर्फ मोदी या अमित शाह की बात मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिन इरादों के साथ में शासन में आई है और जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उसका ख्याल ये नहीं था, बहुत अलग किस्म की पार्टी थी। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, इन सब बातों बात क्या कर रहे हैं पता नहीं। आपका तो भक्ति भाव जाग गया और आप कहाँ सुनोगे? जिसमें अपन एक दूसरे की बात को सुनेंगे भी नहीं, ये क्या बात हो गई? ये तो जी ये बात कुछ नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो विदेश नीति का सिलसिला है वो बहुत अलग है, ये नहीं है जो कर रहे हैं आप। तो रखिए, आप समझे नहीं है, आप बोले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
मैं आपसे बताऊं, कोरोना के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ने ये पहल नहीं की होती तो 135 करोड़ का नरेंद्र भाई मोदी, मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चलिए हम मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे। बार बार नरेंद्र मोदी कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं है। आप बोलने का मेरा ये अधिकार भी छीन लेंगे, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं, कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, चीन से मुकाबला कर रहे हैं, और नेपाल की बात आप करते हो। अरे नेपाल में कम्युनिस्ट शासन हो गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन आत्मा हमारे साथ। ताइवान में तो बड़ा राष्ट्रवादी शासन नेपाल कहीं जाने वाला नहीं है, वो हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहने वाला है। आप चिंता मत करो इसकी। और पाकिस्तान चलिए वो बिल्कुल होना चाहिए, देश बहुत मजबूत, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का ठान लिया, सबक सिखाएंगे। मोदी कमजोर नहीं है, देश कमजोर नहीं है, हमारी सेना कमजोर नहीं है। सेना को राफेल ला करके अधिकारों MiG-29 ला करके दिया। बीजेपी तो कमजोर हो गई ना, मोदी तो नहीं है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ। 45 साल बाद भी क्या कांग्रेस आपातकाल की स्थिति से, आपको मालूम है कि अपोजिशन की पार्टियां उस वक्त अपोजिशन, चाहे आज की बनी हुई बीजेपी हो, उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी और प्रमुख दल के रूप में वही थी। कितने ही लोग जो है उस आंदोलन के निकले हुए हैं, जो आज देश के अलग अलग राज्यों में, देश की केंद्रित सरकार में तमाम महत्वपूर्ण पदों पे भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के पास में आपकी जो पीढ़ी है उसने आपातकाल नहीं देखा, लेकिन चर्चाएं सुनी होंगी। कोई जवाब दे पाती है कांग्रेस? कुछ है कि हाँ बिल्कुल उस दिन का जो जवाब है हम इस तरह से दे पा रहे हैं? पार्टी इस विषय पे कभी रणनीति बनाती है कि हर बार विपक्ष के लोग, उस वक्त के विपक्ष बरसी मनाएंगे और इस दौरान हमें जवाब देना है? तो कभी नेता, कभी आप लोगों के संगठन के स्तर पे कभी चर्चा होती है कि इसका जवाब क्या है कांग्रेस के पास? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज आपकी जो बहस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस बहस के अंदर वो लोग भी हैं जो आपातकाल के दौरान जेल की सलाखों के पीछे रहे, और उस आपातकाल के दौरान पैदा होने वाला आरसी चौधरी भी आपके सामने है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ना तो इतिहास को मिटाया जा सकता, ना इतिहास को भुलाया जा सकता, और ना इतिहास को बदला जा सकता। जब ये 45 साल पहले की जब बरसी मना सकते हैं, आपातकाल की लोकतंत्र की रक्षा का बहाना कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बातें करते हैं, मैं उससे भी थोड़ा सा 45 साल और आपको पीछे लेके चलना चाहूंगा, जब देश के तमाम जो लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के तमाम जो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर विचार का व्यक्ति जब इस राजनीति की, उन्हें संपूर्ण आजादी की एक चाहिए थी, उस आजादी के जंग के दौरान दो राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। एक राजनीतिक दल था मुस्लिम लीग पार्टी और दूसरा था जनसंघ। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की मांग कर रहे थे, और जब प्रोविंशियल सरकार बनी थी तब क्या बात कर रहे हैं ये दोनों ही तो सुन लीजिए आप राठौर साहब, सुना मैंने। राठौर साहब, आप चाहे कि अगर नहीं बोला तो नहीं बोलेंगे, आप बोल लीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके पास में शासन है, बोलिए आप बोलो। उस समय जब सरकार बनी, राठौर साहब को रोक नहीं रहे, राठौर साहब रोक नहीं रहे हैं, वो तो बात को इंटरप्ट कर रहे हैं। आप बोले, अपनी बात कहिए। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ के संस्थापक को जो लेके आज ये पूछते हैं, उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ में वित्त मंत्री के तौर पे आए। ये आरएसएस ये लोग थे, जब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये अंग्रेजों से वजीफा पाते थे, अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे, अंग्रेजों से वजीफा पाते थे, अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे। देश की आजादी की लड़ाई को कुंद करने के लिए उन्होंने 3 बार महात्मा गांधी जी की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वो आजादी से पूर्व सफल नहीं हो पाए। लेकिन आजाद मुल्क के अंदर जो गांधी का सपना था, उसने गांधी जी की हत्या आरएसएस की। लेकिन बताइए कि कांग्रेस के स्तर पे कभी तैयारी हुई है कि आपातकाल के विषय पे हमें जवाब क्या देना है? सर वही तो मैं देना चाह रहा हूं, तो अगर आप कुछ बोल लेते तो मैं आपकी इजाजत हो तो बोल लेता हूं। सर मैं बोले, आपको रोक नहीं रहे, लेकिन आप मुद्दे को डाइवर्ट आगे तो दीजिए ना। सर को दिया, आप 1 मिनट 1 सेकंड में जवाब चाहते हैं, 45 साल का 1 सेकंड में जवाब चाहते हैं, प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। चलिए बोलिए, लेकिन 45 मिनट मत लगाइए उसमें। उस गुजारिश के अंदर वो जो लोग थे, जो लोग अंग्रेजों से वजीफा पाते थे, मुखबिरी करते थे, सूचना देते थे, उन लोगों को लोकतंत्र के अंदर वो इस देश की आजादी के विघटन करने के लिए तैयार थे। वो लोग जब खड़े होकर ये कह रहे थे कि
जो हथियारबंद जो लोग हैं, हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, वो सेनाएं प्रधानमंत्री के आवास को घेर ले, जो अंगरक्षक बने हैं वो वहां चले जाए। रामलीला मैदान से जब ये चित्कार कर रहे थे, जहां पे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, वो प्रधानमंत्री का उन्हें यह अच्छा नहीं लगा था। जहां पे 1972 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था, वो इन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जहां पे सीरिया और इजराइल के युद्ध के बाद में कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ गई थी, देश में महंगाई बढ़ रही थी, उस दौरान संघ के जो लोग थे और कुछ जो दूसरे भी विचारधारा के लोग थे, वो तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दों में बात कर रहे थे, लेकिन संघ इस देश की आजादी के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। वो हमारी सेनाओं से हथियार उठाने की बात कह रहा था। उस समय में अगर इस देश के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए देश के राष्ट्रपति अगर आपातकाल को इम्पोज करते हैं और उसको सिर्फ 21 महीने बाद में देश की जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और तमाम जो लोग रहे उसको हटा लेते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं आखिर वो किसके इशारे पे इतने ही अल्प समय में इस देश की अस्मिता को खतरे में डाल रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो टुकड़े किए थे, ये हिंदुस्तान आजादी के बाद में जो युद्ध झेल रहा था, 62 का युद्ध झेला, 65 का युद्ध झेला, 71 का युद्ध झेला, जहां पे युद्ध चले जा रहा था और इस देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को जो लोग चुनौती दे रहे थे, अगर हमने उस समय आपातकाल लगा के अगर इस देश की 45 साल और सुरक्षा को अगर आगे बढ़ा दिया, तो हमने कौन सा गुनाह किया? हम आज भारतीय जनता पार्टी लोगों से बचाने के लिए आपातकाल लगाया उन्होंने। मैं इनसे कह रहा हूं कि देखिए, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किस आधार पे किया? एक हाईकोर्ट ने इस आधार पे किया कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो माइक लगे थे उनकी सभा में, वो बिजली के पोल से उन्होंने बिजली का कनेक्शन ले लिया था, वो बिजली चोरी का उन पर आरोप लगता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने प्रधानमंत्री पे कितनी तल्ख टिप्पणी की थी, नरेंद्र मोदी जी पे कितनी तल्ख टिप्पणी की थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बात, मैं ब्रेक पर जाऊंगा उससे पहले, लेकिन एक बार विष्णु पुनवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके पास में। पुनवाल साहब, मैं जरा जानना चाहता हूँ, आपातकाल से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत पहला अध्याय हमेशा याद आता रहेगा, आप लोगों ने उसका दंश भी झेला है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या बिल्कुल इसे हॉट टॉपिक के रूप में देखा जाए, या फिर और मुद्दों को नरम कर दिया जाए और केवल इसी को गर्म कर दिया जाए? तमाम पार्टियां के एक मुद्दा यही है, या कोई भी आज आपातकाल की चर्चा करने, कल दूसरी चीजों से ध्यान केंद्रित हटाने के लिए और किसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, कांग्रेस अपना एजेंडा लेकर के आएगी। देश इतना फ्री हो पाया कि आज बिल्कुल परिस्थितियां और दूसरी है ही नहीं, केवल पर्सनल एजेंडे रह गए। देखिए योगेंद्र जी, आज 45 साल पुरानी बात को अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे हैं। क्या देश को 45 साल पीछे ले जाना चाहते हैं क्या? मैं भी आपातकाल में जेल में गया था। आज आपातकाल में जेल में जाने वाले व्यक्ति को जो मीसा में बंद था उसको सरकार ने पेंशन दी, जो DIR में बंद था उसको सरकार ने पेंशन दी, मगर इन लोगों को बचाने वाले कार्यकर्ता जो स्वयं के कार्यकर्ता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया, उनके परिवार को कोई रियायत नहीं दी। सवाल इस बात का, ये 45 साल पुरानी बात क्यों करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? आज जो देश की बात चल रही है, सीमा की बात चल रही है, उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। आज व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। आज 20 लाख करोड़ की जैसे कोई बोली लगाने के लिए, ऑक्शन लगाने के लिए प्रधानमंत्री खड़ा है। इस प्रकार की बात करके जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? आज पेट्रोल की स्थिति क्या हो गई है, आज किसान की स्थिति क्या हो गई है, आज देश में 36 जाति के लोगों की स्थिति क्या हो गई है? क्या ये समझना नहीं चाहते इस बात को? सिर्फ 45 राज्य सरकारें समझ रही है क्या केंद्र के साथ साथ? फूलवाल साहब, राज्य सरकारें समझ पा रही है केंद्र के साथ परिस्थितियां देश की, राज्य की? राठौड़ साहब, मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, सवाल है इस 45 साल की बात को ही करते रहेंगे क्या अपन लोग? सवाल है कि यार देश नहीं करेंगे, करना चाहिए ना। मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास, वापस लौट रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
लेकिन अगर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं आपातकाल के पहले अध्याय की, जिसको लेकर के आज मुद्दा गर्म बने हुआ है। देश में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या और मुद्दे नरम और आपातकाल, ये बड़ा सवाल है। तो चले, मैं विष्णु कुलवाल जी के पास में था। मैं कुलवाल साहब आप ही के पास वापस लौटना चाहूंगा। ब्रेक से पहले आप ही से मैं जुड़ा हुआ था। मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आप लोगों से, सभी से, कि आपातकाल मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस वक्त की यादें आज भी हम ताजा कर लेते हैं, आप लोगों से हम समझ लेते हैं कि उस वक्त हो क्या। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे अभी भी है कि क्या केवल मुद्दा यही गर्म है या और मुद्दे भी गर्म हो सकते हैं? सबको नरम कर दिया हमने। मैं योगेंद्र जी लगातार ये बात बोल रहा था कि जब देश में आज पेट्रोल, डीजल, किसान, व्यापारी, ऐसी कौन सी 36 कौम है जो इस सरकार से संतुष्ट है? आज प्रधानमंत्री जी इस देश के बारे में इन चीजों में बात करना नहीं चाहते, इन चीजों को ये नाकारना चाहते हैं। 45 साल पुरानी बातों को लाके, मुझे पता है मदन जी भैंसा को मेरी बात पचेगी नहीं, क्योंकि मैं तो संघ का पुराना कार्यकर्ता रहा हूं, मगर आज मैं बोल रहा हूं कि आज देश में क्या नसबंदी आज नहीं हो रही है? क्या देश में क्या चीज नहीं हो रही? सेना की स्थिति के बारे में जबरदस्ती नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री जी की नहीं हो रही है। पैसे दे रहे हैं साहब, पैसे दे रहे हैं, पहले भी पैसे मिलते थे। कुंवारों की नहीं हो रही है, जबरदस्ती नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। मदन जी, आज जो आपातकाल लगा हुआ है ना, वो आपातकाल लगा हुआ है जिससे घोषित आपातकाल है। इसे क्या आप बोलते जा रहे हो? आपातकाल होता तो आपकी जुबान बंद हो जाती। हमारी जुबान तो अभी बंद हुई नहीं, आगे भी बंद नहीं होगी। आपातकाल नहीं है, आजादी है। आप बोल रहे हो ना, बोलने की आजादी है। आपके तरफ आजादी नहीं है, ये जनता की तरफ आजादी है मुझे बोलने की। तो आप मदन जी वैसा मैं बोल रहा तो है ना, आप देश की जो समस्या है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं आते, मगर 45 साल की बात को, आपातकाल की बात को लेके प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आज एक पार्टी के लेवल पे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के आज बोल रहे कोरोना संकट, तो पूरी देश की जनता ने कोरोना संकट का मुकाबला किया है। तो ऐसा मत बोलो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश की जनता ने किया है। और आज जो स्थिति हमारी सेना के बारे में है, उसके बारे में स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये 45 साल पुरानी बात करके कि कांग्रेस ने ये किया था तो कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस उलट गई, अब बीजेपी करेगी तो बीजेपी से लड़ जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं ये? आज ये सच्चाई बताएं कि देश की जनता के सामने सच्चाई क्यों नहीं पेश करना चाहते? जी चलिए, मैं ओम सैनी साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा। ओम जी, आपके पास में आना चाह रहा हूं। मैं एक बार जानना चाहता हूं, मैं कई मतवा विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि आज के जो टेन्योर जो है उसका जो कार्यकाल है उस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, उन्हें क्यों उठाते विपक्ष के लोग वर्तमान परिस्थितियों को लेके? आपका सवाल पूरी तरीके से मेरे पास योगेंद्र जी आया नहीं, बीच में कट गया है, लेकिन फिर मेरा सवाल ये है, बहुत सारे समीक्षक भी ये बात लिखते हैं कि आपातकाल की यादें ताजा हो रही हैं। लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने मैंडेट देके चुना है। पिछले कार्यकाल से ज्यादा सीट देकर के इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। उंगली क्यों उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि आपातकाल की यादें ताजा करा रहे हैं मोदी? ऐसा क्या किया मोदी ने? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ हैं, मतलब ये सवाल उन लोगों का है, हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ है तो हम बिल्कुल सन 47 से लेकर के और आज तक को बीच में देखेंगे। और एक बहुत बड़ी, मैंने कहा, मैं इसीलिए कि 45 साल वाली बात ला करके और वही पुरानी तरीके से कहने का सिलसिला नहीं होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। सच ये है कि भारतीय राजनीति में भारी परिवर्तन हो रहा था 68-67 के बीच में, जो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट और इंडिकेट की लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में विजयी हुई श्रीमती गांधी, जिनको गूंगी गुड़िया कहते थे ये मुरारजी भाई, सदोबा पाटिल वगैरह, और उसको यूं समझते थे। जब वो प्रधानमंत्री बनने के सिलसिले में आई और कुछ कार्यक्रम के साथ में आई, यानी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स बंद किए, लोगों गरीबी हटाने के वादा किया, जिस तरीके से आज किया जा रहा है। और वही हुआ कि लोगों ने खूब जम के वोट किया, लोगों ने उनकी सारी बातें स्वीकार की। उसके बाद में वो जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला आया,
वो अपने आप में बड़ा खतरनाक रहा है। मोदी जी ने जैसे डिमोनराइजेशन किया, मोदी जी ने जैसे बहुत सारे काम उसी तरीके से याद दिलाते हैं वो सारे ना, लोगों के जनाधिकारों पे, जैसे यूनिवर्सिटीज में जो सिलसिले बने वो अपने आप में बड़ा, ये सब चीजें अनदेखी में। कोर्ट जिस तरीके से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज आकर के बोलने लगे कि ये हो रहा है, सीबीआई के चीफ आकर के बोलने लगे कि ये हो रहा है, हस्तक्षेप, तो इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। सिर्फ ये इसलिए नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, जिसमें कोई अब वापस इस देश के अंदर आपातकाल लागू नहीं करेगा, तो ये अप्रत्यक्ष आपातकाल था। आपातकाल इसलिए कि वो तो घोषित था, उसमें तो एक दिन रात को पकड़ के हमें जेल में बंद कर दिया था। अब हमें जेल में बंद नहीं किया, लेकिन हमारी जुबानें, हमारी अभिव्यक्ति के सारे जरिए जो हैं जिस तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं वो अपने आप में बड़ा खतरनाक। आप देखिए ना, चैनल जिस तरीके की बात कर रहे हैं, एक अखबार जिस तरह की बात करें, मीडिया उस तरीका कहाँ है? उस वक्त जो कुछ था, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बोलता था उस तरीके से, वो कहाँ है आज? आज उस तरीके का सिलसिला ही नहीं है। सब कुछ एक स्वर में जाता है। रेवेन्यू सब एक मीडिया की एक अपनी पूरी पॉलिसी है कि कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये सब किया। राठौड़ साहब को समझ में नहीं आता, देखने में नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म इसलिए हुआ था कि इस देश के अंदर जो कांग्रेस के शासन में जो खामियां आ गई थी, एक विकल्प कांग्रेस पार्टी का बनना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अटल जी ने पैदा किया था। मैं वापस लौटूंगा। मैं आशीष चौधरी जी आपसे भी मैं पूछ लेना चाहता हूं, राठौड़ साहब से जवाब दिलवाऊंगा। विपक्ष के लोग कई बार ये बात कहते हैं कि आपातकाल की जिक्र करते हैं, वर्तमान सरकार क्या कर रही है। मुझे एक बात बताइए कि आज लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये प्रेस की आजादी नहीं है। मिसेस गांधी भी तो थी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा योगेंद्र जी, निश्चित रूप से चुनी हुई देश की सरकार है, लेकिन सरकार जो होती है उसका दायित्व होता है संवैधानिक संस्थानों का संरक्षण करना, जो संस्थान लोगों की जीवन को सुरक्षित करें, उनकी सुरक्षा करना। लेकिन हुआ क्या इस देश के अंदर? मैं जो संस्थान है आपके सामने रखना चाहता हूं। सीबीसी होता है, कैग होता है, आरबीआई होता है, सीबीआई होता है, चुनाव आयोग होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, जनवरी 12, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज आके देश की जनता के सामने आते हैं और देश की जनता को मानते हैं वो सब कुछ, और ये कहते हैं कि देश की जनता को ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस का आरोप नहीं लगाया, किसी दूसरे ने नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज इस बात को कहते हैं, और वो वरिष्ठ जज मीडिया के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं और मीडिया के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। तो अगर लोकतंत्र होता तो मैं कहता हूं देश की आजादी के बाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को आना पड़ा, वो काला अध्याय जुड़ा 12 जनवरी 2018 को। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, सीबीआई जो इस देश की सबसे बड़ी निष्पक्ष जांच एजेंसी कहलाती थी, उस सीबीआई के कार्यालय में दिल्ली पुलिस अक्टूबर 24, 2018 को आधी रात को छापा डालती है और राफेल जिससे प्रधानमंत्री पे चार्ज थे वो फाइलें उठा के ले जाती है। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट चीफ सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा, उनको रीस्टेन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको 2 दिन में हटा दिया जाता है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ सप्ताह ही बाकी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी था उसका असर क्या हुआ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, नवंबर 8, 2016 को जो आरबीआई इस देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र एजेंसी है, प्रधानमंत्री जी इस देश के सामने आते हैं रात के 8 बजे, ना अपनी कैबिनेट से बात करते हैं और ना किसी और दूसरी एजेंसी से बात करते हैं, और इस देश के अंदर नोटबंदी थोप देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कैग की रिपोर्ट में क्या आएगा ये सुप्रीम कोर्ट में पहले बता दिया जाता है, तो कैग की रिपोर्ट बाद में आती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अशोक लवासा जो चुनाव आयोग थे, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयोग थे, उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पे गंभीर आरोप लगे और इस प्रकार से उन्हें किस प्रकार से उनके आरोपों को डिसमिस किया और आरटीआई में उसका जवाब नहीं मिला। मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस मीडिया से, आज मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में देश दुनिया के अंदर 142वें स्थान पे आता है। आज जो मीडिया है उसको जितने आरोपों का सामना करना पड़ता है, मैं शुक्रगुजार हूं कि कुछ लोग जो मीडिया में अपने जीवन को निष्पक्षता के साथ और लोगों की आवाज बनने में जो उठाया था, आज ये मीडिया को गोदी मीडिया कह सकता है। आप बात कर रहे हो, गोदी मीडिया पाकिस्तान से लड़ाई होती है, आजादी नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर पहली बार सेना को किसी राजनीतिक दल अगर पक्ष पे लेके गया तो वो भारतीय जनता पार्टी लेके गई। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई सीवीसी आके ये कहता है कि आप अपने बयान बदल दीजिए ताकि आप पे आरोप सिद्ध ना हो,
वो सीवी से आके किसको कहता है, सीबीआई डायरेक्टर को। तो इस देश के जब संस्थान खत्म हो जाएंगे और देश में तानाशाह पैदा हो जाएगा। आपका आरोप ये सरकार उनका गला घोट रही है। मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, मदन राठौड़ जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। राठौड़ साहब, मेरा एक आरोप बच गया, एक आरोप लास्ट, एक आरोप। एक बात आप सुनिए, ये इस प्रकार की बेबुनियाद बातें, ऐसी बातें इस प्रकार की बातें ये करके और अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। ये कौन सी बात कर रहे हैं? अरे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज की बात करते हो, उन जजेज ने कभी भी नहीं कहा कि हम पर सरकारी हस्तक्षेप है। उन जजेज ने कभी भी नहीं कहा कि सरकार हमारे में हस्तक्षेप करती है। आप ऐसी बात करते हो, इस बात का जवाब देने में मैं समझता हूं कि शर्म की बात है। अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हो? कोई आधा सही बात करो तो समझ में आता है। बुनियाद बातें आप बोलते हो कि वो आरएसएस के लोगों ने ये कर दिया, देश आजाद मतलब ये हो गया। आपको पता है नहीं, आपातकाल के समय में मैंने भी काम किया है, आंदोलन को मैंने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए इस प्रकार का काम मैंने भी किया है। आपको कुछ जानकारी है नहीं, बीच में बोल करके आप बात सुनिए ना, आपने बेबुनियाद बातें इतनी कर दी, असत्य बातें इतनी कर दी, हम चुपचाप सुनते रहे। आप सुनने का मादा तो रखिए। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज मीटिंग सके, तो कभी ये नहीं करेगा कोई सरकार नेता कोई हस्तक्षेप कर रहा है, उन्होंने अंदरूनी बात कोई कही होगी, उसको लेकर के आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अरे चीन, आपको पता है 2008 में जब मनमोहन सिंह ये मुल्क रहेगा तो सब लोग रहेंगे। आप एक व्यक्ति के पीछे मुल्क को वादा खिलाफी मत कीजिए, इस राष्ट्र से मत दूर जाइए। मोदी के लिए, मोदी भारत से बड़ा नहीं हो सकता, मोदी देश से बड़ा नहीं हो सकता, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जोरावर फोर्ट पर कब्जा किया, यही नहीं डूम वैली पर चीन ने कब्जा किया। जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब आपको साफ सुन गया था, तब आप बोल नहीं पा रहे थे। बेबुनियाद बातें मत करो। सीमा में जाकर के मेरा एक सवाल है राठौड़ साहब, ये छूट किसके लिए है? सवाल का जवाब देने दीजिए मदन राठौड़ जी को। आपने कई आरोप लगाए, सुनिए। और वो 370 में घुस गए, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पीछे घुस गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोग खड़े सवाल का जवाब दे दीजिए। एक छोटा सा सवाल है, करते रहे, गैर जरूरी बातें आप करते रहे, बेबुनियाद आरोप आप लगाते रहे। अब सुनने का मादा तो रखिए। अरे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती थी सैनी जी, तो ये लाइन लिखनी पड़ती थी संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू, केवल कश्मीर में नहीं। अरे क्यों नहीं कश्मीर में? ये छूट दी है नरेंद्र भाई मोदी ने। आप इस बात को भूलते क्यों? फिर नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बोलिए तो प्रताड़ित जीवन महसूस करते हैं। मोदी अरे गुलामी छोड़िए, राष्ट्र के लिए खड़े होइए, देश के लिए खड़े होइए, सेना के पीछे खड़े होइए। मोदी से पहले देश की सेना के पीछे आइए। और गुजारिश करते हैं बीजेपी के लोगों को कि सेना मोदी तय करना, शहादत में जो मौत हो जाता है। अपने गलती रक्षा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी बनाएगा। उस गरीब को चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। चौधरी जी, बात सुनने की हिम्मत रखो। आप सुनते नहीं हो, कहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं? फालतू की बातें करना जानते हो, केवल बेबुनियाद आरोप लगाना जानते हो, और सुनने का मादा आप में है नहीं। सुनने का मादा नहीं है तो करेंगे, क्या इस समय ये जो कोविड महामारी से बचाने के लिए वो मोदी ने कदम उठाए, ये दुनिया लोहा मान रही है। अरे आप
आप लोग भक्ति क्यों कर रहे हो? राठौर साहब, ये प्रशस्तिकरण बंद कीजिए। बुनियाद आरोप आप लगा रहे हो। अरे आपने कौन सी बातें करी? ये किससे पैसा लेते थे? अरे मोदी जी का बयान तो विदेश मंत्रालय बदलता है। मोदी जो कहता है उसका बयान आपका विदेश मंत्रालय बदलता है। मोदी जो कहता है उसका बयान रक्षा मंत्री बदलते हैं। मोदी जो कहते हैं उसका विदेश मंत्री और मोदी जो कहते हैं चाइना का विदेश मंत्री क्या है? जनता कांग्रेस को चीन से म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। और पड़ोसी देशों से 44 साल योगेंद्र जी, उनको म्यूट कर दीजिए, बात कर सकते हैं। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोयला घोटाला, कभी शराब घोटाला। तुमने क्या किया? तुमने कितने रुपए खाया? 2G स्पेक्ट्रम में बड़ी हो गए, 2G स्पेक्ट्रम में बड़ी हो गए और फिर 2G स्पेक्ट्रम। अरे ये भाजपा का आरोप है, ये न्यायालय का आरोप है। न्यायालय के आदेश को मानते हो क्या? मुख्यमंत्री को मानते हो? योगेंद्र जी ने म्यूट कीजिए, म्यूट, सब बात होगी। मैं सुनता रहा, लेकिन आप आप देखिए, आप सुन नहीं रहे। आपने आरोप लगा दिए बहुत सारे राठौर साहब से, आप जवाब तो सुनिए। वो जवाब दे रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब तो सुनिए उनका। आप जवाब सुनेंगे तभी तो वो जवाब देंगे। आप 370 जवाब नहीं है योगेंद्र जी, 370 जवाब नहीं है। हम जवाब पूछते चाहते सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों आए? हम ये पूछते चाहते आरबीआई की ऑटोनॉमी क्यों खत्म किया आपने? हम पूछते चाहते क्या की रिपोर्ट आपके पास पहले कैसे आई? हमने कहते सीवीसी पहले कैसे आया? हम ये पूछते थे सीबीआई के अंदर मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कैसे गई? हम ये पूछना चाहते हैं। मेरी बात मान ली, उसने म्यूट कर दी। आप 24 नहीं कर सकते। आप मदन राठौर जी का जवाब सुनिए। पहले मेरा छोटा सा सवाल है, राठौर साहब, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि इसको कोई खारिज नहीं कर सकता कि मुल्क के अंदर आपातकाल लगा 26 जून 2075 की मॉर्निंग में 25 की रात को डिक्लेयर किया गया। लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, फॉर ईयर लगातार मीडिया भी इस बात को हाईलाइट करता रहा, तमाम गैर कांग्रेसी जो दल हैं वह भी इसको कोसते रहे, हम भी खूब डिबेट करते रहे। 8 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं। ओम सैनी साहब, आज हमारे पास समय नहीं, वो लेटर तक आपको दिखा सकते हैं कि उस वक्त जो लेटर जारी हुए, कैसे इनको अरेस्ट किया गया, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं आज की बात जानना चाह रहा हूं, देश की जो हालात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हम कमजोर पड़ रहे हैं किसी भी स्थिति में, लेकिन हम इतने मजबूत भी नहीं है। आज कोरोना की परिस्थितियां देखिए, आप सीमा के तनाव, जहां जवान लोहा ले रहे हैं, मजबूती के साथ में खड़े, इसे हम खारिज नहीं कर रहे हैं। महंगाई किस तरह से, क्या इन मुद्दों को हम खारिज करके केवल बस एक आपातकाल को लेकर के हम इतना गर्म करना चाहते हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूं राठौर साहब, समय कम है। जी राठौर साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं सवाल जवाब दे दीजिए। चलिए, मैं विष्णु कुलवार साहब के पास में जाना चाहूंगा। पहले कुलवार साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं, समय थोड़ा कम है। कि जो परिस्थितियां हैं, हम हर बार चर्चा करते हैं, मीडिया हमेशा उल्लेख करता है कि आने वाली पीढ़ी इसका एहसास कर सके कि लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए कितना जरूरी है, हम संविधान की रक्षा कर सके, संविधान का पालन कर सके। लेकिन मैं परिस्थितियों के साथ में, क्या हर बार परिस्थितियां बदलती हैं तो क्या मुद्दे को उस तरह से बदला जा सकता है? देखिए योगेंद्र जी, सवाल है कि अभी जब हम 4 लोग इस बहस के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जब आपने कहा कि भाई एक व्यक्ति बोलो, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसको आगे आगे बढ़ के बात बोलता है। सवाल है कि मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी जब देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर यूपी में महिला आश्रम के अंदर गर्भवती महिलाएं कैसे हो गई है? तो इसके बारे में देश के अंदर इस प्रकार का स्थिति घुमा दी है
कि देश के बारे में बात तो भूल जाओ और इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि सिर्फ आप तो सिर्फ मोदी जी की बात को सुनो। आज हिंदुस्तान के टीवी आज कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आज देश में क्या हो रहा है, इस बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो सच्चाई है उसके लिए बोलने से क्यों डरते नेता? अगर नेता चाहे किसी पार्टी में हो तो सच्चाई है। आज विधायकों की खरीद विरोध कौन करता है? आज भारतीय जनता पार्टी। कौन विधायक जो अपने पद से इस्तीफा देता है? कोई विधायक क्या 20 करोड़ में खरीदते हैं? की बातें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये क्या मतलब है? कोई बात तो सार्वजनिक बात तो करो। सार्वजनिक बात है। कौन विधायक इस्तीफा आप झूठ बोल रहे हो और आप झूठ एक बात कहो, सरकार की बातें करके आरोप लगा के चले जाओगे, ये पर्याप्त है क्या? आज ये याद नहीं करना चाहिए कि कौन सा लोकतंत्र का गला घोटा था? छोड़ो, आपने तो देश का गला तोड़ दिया, आपने तमाम अपनी चीज को किसानों का गला तोड़ दिया। सुरक्षित है, छोड़ो, ताकत दी है, सेना को ताकत दी है मोदी जी ने। जोन की आपके बात की बात कितनी है? कैसी बात बोलते हो आप? कोई गुमराह कर दो उनको। कब कौन सी बात बोलते हैं? जनसंघ का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो बातें करते करते और केवल दूसरी बातें करते जा रहे हो। पर कौन सी चर्चा कितनी प्रासंगिक है, गौर इस पे फरमाना चाहिए। तो आज जिस तरह से देश जूझ रहा है, महंगाई हो, चाहे सीमा पर तनाव हो या फिर कोरोना हो, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे वो हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, अगर उसी पर चर्चा होती है तो लगता है कि ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। इस तरह के मुद्दे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन अवसर भी उस तरह से बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए जो कि उस वक्त जरूरी ना हो। तो चलिए, बहुत आज बरसी है उनकी, योगेंद्र जी, आज बरसी है, याद दिलाना जरूरी था। नहीं तो फिर समझ जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।